नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप में नवाचार और स्टार्टअप के बड़े सम्मेलनों में से एक विवाटेक को आज संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक में कहा, आतंकवाद और कट्टरपंथ दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ट्विटर दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहा। देश में कल एक दिन में कोविड के 62,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.8% हुई। कोविड टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने कहा, कोविशील्ड टीकों के बीच अंतर बढ़ाने का निर्णय वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित। देश में अब तक 26 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सरकार ने कहा, टीकाकरण के लिए पहले से ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य नहीं। स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग आज से लागू हुई। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच आज से ब्रिस्टल में एकमात्र टेस्ट मैच शुरू होगा। दोहा में भारत अफगानिस्तान के साथ 1-1 गोल से बराबरी के बाद एशिया कप फुटबॉल क्वालीफायर के तीसरे दौर में पहुंचा और यूरो 2020 फुटबॉल में आज म्यूनिख में फ्रांस का सामना जर्मनी से, सेंट पीटर्सबर्ग में रूस का मुकाबला फिनलैंड से और बाकू में तुर्की और वेल्स आमने सामने होंगे। दोपहर समाचार में कनकलता के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विवाटेक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यूरोप में होने वाला विवाटेक नवाचार और स्टार्टअप के बड़े सम्मेलनों में से एक है। प्रधानमंत्री को इस सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन को संबोधित करने वाले प्रमुख वक्ताओं में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के अलावा यूरोपीय देशों के कई मंत्री और सांसद शामिल हैं। सम्मेलन में कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे, जिनमें एप्पल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक, फेसबुक के चेयरमैन मार्क जकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद और कट्टरपंथ दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के सदस्य के नाते आतंकवाद को धन मुहैया कराने पर रोक लगाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान और उसके सहयोगी देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने क्षेत्र में सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने में भारत के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और समावेशी व्यवस्था तय करने का भारत का आह्वान दोहराया। Terrorism and radicalization are the gravest threat to peace and security that the world is facing today. India shares global concerns about terrorism and believes that in an era when networking amongst the terrorists is reaching alarming proportions, only through collective cooperation can the terror organizations and their networks be fully disrupted, the perpetrators identified and held accountable, and strong measures be undertaken against those who encourage, support and finance terrorism and provide a sanctuary to terrorists.
रक्षा मंत्री ने वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के भारतीय मूल्यों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सभी लोगों का टीकाकरण ही इस महामारी से निपटने का एकमात्र समाधान है, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा सकता है। आसियान के रक्षा मंत्रियों की इस बैठक में आसियान के 10 सदस्य देश और 8 साझेदार देश भाग ले रहे हैं। साझेदार देशों में भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमरीका शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ट्विटर 26 मई से लागू हुए दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि ट्विटर को इसके अनुपालन के लिए कई अवसर दिए गए थे, लेकिन उसने जानबूझकर इसका पालन नहीं करने का रास्ता चुना है। श्री प्रसाद ने आश्चर्य व्यक्त किया कि जब विदेश में काम करने वाली भारतीय कंपनियां स्वेच्छा से स्थानीय कानूनों का पालन करती हैं, तो ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म दुर्व्यवहार और दुरुपयोग के पीड़ितों को आवाज देने के लिए बनाए गए भारतीय कानूनों के पालन में अनिच्छा क्यों दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून का शासन भारतीय समाज का आधार है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के लिए भारत की प्रतिबद्धता को G7 शिखर सम्मेलन में दोहराया गया। श्री प्रसाद ने कहा कि यदि कोई विदेशी संस्था ये मानती है कि वो भारत के कानूनों का पालन न करके भाषण की स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में खुद को पेश कर सकती है, तो ऐसे प्रयास गलत हैं। एक उदाहरण देते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो फर्जी खबरों से लड़ने में ट्विटर की मनमानी का उदाहरण है। उन्होंने कहा, ट्विटर जो अपने तथ्य जांच तंत्र के बारे में अति उत्साही रहा है, उसका उत्तर प्रदेश जैसे अनेक मामलों में कार्रवाई करने में विफल रहना हैरान करने वाला है और ये भ्रामक सूचना से लड़ने में उसकी विसंगति को दिखाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश कोविड महामारी पर नियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कोविड मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या नए मरीजों से अधिक हो रही है। आज 9वें दिन नए मरीजों की संख्या 1 लाख से कम रही। पिछले 24 घंटे में 1,07,000 से अधिक रोगी संक्रमण से ठीक हुए और 62,224 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। ठीक होने की दर बढ़कर 95.8% हो गई है। 34वें दिन नए मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक रही। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि महामारी से पीड़ित करीब 8,65,000 लोग अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं या फिर घर में पृथकवास में हैं। 70 दिन के बाद कोविड मरीजों की संख्या 9 लाख से कम हो गई है। लगातार 9वें दिन दैनिक संक्रमण दर 5% से कम रही। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना संक्रमण से अब तक 2,83,00,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कल 2,542 मरीजों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 3,79,573 हो गई है। देश ने 26 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इनमें से करीब 24 लाख को टीके की पहली डोज और 4 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई। देश में व्यापक टीकाकरण अभियान के तहत 26 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को 4 करोड़ 58 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। कल इस आयु वर्ग में करीब 14 लाख लोगों को पहला टीका और लगभग 60,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया।
मंत्रालय ने यह भी बताया है कि बिहार, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में 10 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई। देश में 21 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और करीब 5 करोड़ लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी हैं। देश में पिछले महीने की पहली तारीख से टीकाकरण का त्वरित और सघन तीसरा चरण शुरू हुआ था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड टीका लगवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और समय लेना अनिवार्य नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र में सीधे जाकर पंजीकरण कराने के बाद टीका लगवा सकता है। हेल्पलाइन नंबर 1075 के माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा शुरू कर दी गई है। कोविड टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉ एनके अरोड़ा ने कहा है कि कोविशील्ड टीकों के बीच अंतर बढ़ाने का निर्णय वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। दूरदर्शन समाचार के साथ भेंट में डॉ अरोड़ा ने बताया कि कोविशील्ड के 2 टीकों के बीच के अंतर की अवधि बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करना एडनोवेक्टर टीकों के व्यवहार के संबंध में मौलिक वैज्ञानिक कारण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ब्रिटेन के पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार खुराक में अंतराल 12 सप्ताह होने पर टीके का प्रभाव 65 से 88% के बीच होता है। उन्होंने कहा कि 4 सप्ताह पहले लिया गया निर्णय प्रारंभिक चरण के दौरान उपलब्ध ब्रीजिंग परीक्षण डेटा पर आधारित था। उन्होंने कहा कि कनाडा और श्रीलंका जैसे देश में भी कोविशील्ड के समकक्ष एस्ट्राजेनेका टीके के लिए 12 से 16 सप्ताह के अंतराल का पालन किया जा रहा है। देश में अब तक 38 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में देश भर में 19,30,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इस समय देश में 1,271 सरकारी और 1,383 प्राइवेट प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज देने के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अभी तक कोविड वैक्सीन की करीब 73 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग आमतौर पर माओवादी गतिविधियों के कारण सुर्खियों में रहता है, लेकिन यहाँ के दंतेवाड़ा जिले के दूर दराज के रेंगानार गांव ने कोविड टीकाकरण के मामले में मिसाल कायम की है। यह प्रदेश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहाँ के हर पात्र व्यक्ति ने कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवा लिया है। आदिवासी बहुल इस रेंगानार गांव में पहले कुछ भ्रांतियों के चलते लोग टीका लगवाने के लिए सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन बाद में स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों और जागरूकता दल ने घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के फायदे बताए और उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। इन लोगों की कोशिशें रंग लाईं और आज इस गांव के सभी 294 पात्र व्यक्तियों ने कोविड वैक्सीन लगवा ली है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ हफ्तों में कोविड के नए मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने महामारी को नियंत्रित करने के लिए कड़े प्रतिबंध जारी किए हैं। जिला प्रशासन से कहा गया है कि वे इन प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने उन बच्चों के लिए एक नई योजना शुरू की है जिन्होंने कोविड संक्रमण का शिकार हुए अपने माता पिता को खो दिया है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए उनके 18 वर्ष की आयु का होने तक 5 लाख रुपए की राशि जमा करने का प्रावधान है। इस राशि का तमिलनाडु पावर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में निवेश किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में कुछ और ढील दी है। अब सप्ताहांत में शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इस अवधि में बाजार सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य के गृह विभाग के अनुसार नए दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं।
बाजारों में चहल पहल दिखने लगी है और सड़कों पर फिर ट्रैफिक बढ़ने लगा है। घरेलू पर्यटकों और व्यावसायिक गतिविधियों के शुरू होने से होटलों में भी बुकिंग बढ़ने लगी है। रोडवेज की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। राजस्थान रोडवेज द्वारा करीब 1800 बसों का संचालन किया जा रहा है। मई के अंतिम सप्ताह की तुलना में जयपुर एयरपोर्ट पर भी यात्री भार में बढ़ोतरी हुई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि अभी करीब 22 उड़ानों का संचालन हो रहा है। उधर उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अगले 3-4 दिनों में कई रेल सेवाओं को पुनः शुरू किया जाएगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। कर्नाटक में कोविड महामारी की तीसरी संभावित लहर और बच्चों पर इसके खतरे को देखते हुए एक कार्ययोजना तैयार की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के महिला और बाल कल्याण विभाग ने बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उन्हें संक्रमण से बचाने के उपायों का खाका तैयार किया है। कोविड तीसरी लहर की संभावनाओं को देखकर सरकार ने तय किया है कि जिला अस्पतालों में शिशु चिकित्सा व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा। बच्चों के लिए विशेष वार्ड के साथ आईसीयू खोलने का निर्णय भी लिया गया है। बच्चों में रोग निरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए कुपोषण से जूझ रहे बच्चों को पौष्टिक आहार देने का कार्यक्रम लाया गया है। विभाग के अनुसार राज्य में 4.47 लाख बच्चे कुपोषित हैं और इनमें से 7,751 बच्चे तीव्र निर्बलता के शिकार हैं। विभाग द्वारा पौष्टिक आहार देने के कार्यक्रम में सुधार लाया जाएगा। राज्य में संक्रमण की वजह से 43 बच्चे यतीम हुए हैं। सरकार ने इनके लिए बाल सेवा और बाल हितैषी कार्यक्रम जारी किया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार कोविड की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए डॉक्टरों और नर्सों की सहायता के लिए 5,000 युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सहायकों या सामुदायिक नर्सिंग सहायकों को नर्सिंग और लाइफ केयर में 2 सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। 28 जून से शुरू हो रहे प्रशिक्षण में एक बैच में 500 युवा होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशिक्षण लेने के इच्छुक आवेदकों को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए। प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 17 जून से लिए जाएंगे। चयनित आवेदक डॉक्टरों और नर्सों के सहायक के रूप में काम करेंगे। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूरोप में नवाचार और स्टार्टअप के बड़े सम्मेलनों में से एक विवाटेक को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक में कहा, आतंकवाद और कट्टरपंथ दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ट्विटर दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहा। देश में कल एक दिन में कोविड के 62,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि, स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.8%। कोविड टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने कहा, कोविशील्ड टीकों के बीच अंतर बढ़ाने का निर्णय वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित। देश में अब तक 26 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सरकार ने कहा, टीकाकरण के लिए पहले से ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य नहीं। स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग आज से लागू हुई। महिला क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच आज से ब्रिस्टल में एकमात्र टेस्ट मैच शुरू होगा। दोहा में भारत अफगानिस्तान के साथ एक गोल से बराबरी के बाद एशिया कप फुटबॉल क्वालीफायर के तीसरे दौर में पहुंचा
और यूरो 2020 फुटबॉल में आज सेंट पीटर्सबर्ग में रूस का मुकाबला फिनलैंड से और बाकू में तुर्की और वेल्स आमने सामने होंगे। स्वर्णाभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग आज से लागू हो गई है। प्रारंभ में हॉलमार्किंग देश के 256 ऐसे जिलों में शुरू की गई थी जहां सोने की परख करने की सुविधाएं मौजूद थीं। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न पक्षों से व्यापक विचार विमर्श के बाद हॉलमार्किंग के बारे में कई फैसले लिए गए जिनसे ग्राहक और व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व विधायक और किसान तथा कामगार पार्टी के नेता विवेक पाटिल को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्नाला बैंक घोटाले के संबंध में गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र स्थित कर्नाला बैंक का संस्थापक और अध्यक्ष पाटिल कल रात गिरफ्तार किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2019 में पनवेल के कर्नाला नागरी सहकारी बैंक से पैसे की निकासी संबंधी प्रतिबंध लगाए। पाटिल पर आरोप है कि उसने ऋण देने की आड़ में विभिन्न ट्रस्टों में धन भेजा। दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय सागर धनखड़ की हत्या के मामले में जूडो कोच सुभाष को गिरफ्तार किया है। इस हत्या का एक अन्य आरोपी पहलवान सुशील कुमार पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। उसे दिल्ली की एक अदालत ने उसकी रिमांड 25 जून तक बढ़ा दी है। इस मामले की जांच के दौरान यूक्रेन की एक महिला का नाम सामने आने के एक दिन बाद सुभाष की गिरफ्तारी हुई। सुशील कुमार और उसके साथियों ने 4 और 5 मई की रात को एक संपत्ति विवाद को लेकर सागर धनखड़ और उसके 2 साथियों सोनू महल और अमित कुमार के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। इस दौरान घायल हुए सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। पंजाब की कई जानी मानी हस्तियां आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। इनमें डॉक्टर जसविंदर सिंह ढिल्लों, हरिंदर सिंह कहलों, जगमोहन सिंह सैनी, निर्मल सिंह मोहाली, कुलदीप सिंह कहलों और कर्नल जयबंश सिंह शामिल हैं। ये लोग दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम और अन्य नेताओं की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। लद्दाख के लोगों ने पूर्वी लद्दाख में हिंसक झड़प की पहली बरसी पर गलवान घाटी में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। चीन के सैनिकों का मुकाबला करते हुए पिछले साल 15 और 16 जून की रात में 20 भारतीय सैनिकों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। भारतीय सेना ने चीन की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचाया था। फायर एंड फ्यूरी कोर के गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लेह में हॉल ऑफ फेम में एक समारोह में फायर एंड फ्यूरी कोर के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल आकाश कौशिक ने युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। गुजरात में आणंद जिले के तारापुर के समीप आज हुई एक सड़क दुर्घटना में कार में सवार 10 लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि तारापुर को अहमदाबाद के वातामन से जोड़ने वाले राजमार्ग पर हुई इस दुर्घटना में कार एक ट्रक से टकरा गई। कार में सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। पुलिस और अग्निशमन दस्तों ने मौके पर पहुंचकर शवों को दुर्घटनाग्रस्त वाहन से निकाला। गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच आज से ब्रिस्टल में एकमात्र टेस्ट मैच शुरू होगा। ये पहली बार होगा जब भारतीय महिला क्रिकेटर एक बहुप्रारूप श्रृंखला में इंग्लैंड से खेलेंगी। दोनों टीम 1 टेस्ट, 3 एक दिवसीय और 3 T20 मैच खेलेंगी। भारतीय टीम में मिताली, झूलन गोस्वामी और हरमनप्रीत जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के अलावा शेफाली वर्मा और जेमिमा रॉड्रिग्स जैसी प्रभावशाली खिलाड़ी भी हैं। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 पर शुरू होगा। दोहा में 2022 फीफा विश्व कप फुटबॉल के ग्रुप ई मुकाबले में भारत ने कल रात अफगानिस्तान को 1-1 गोल की बराबरी पर रोक दिया और तीसरा स्थान हासिल कर लिया। भारत 8 मैचों में 7 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहा।
खेल के 75वें मिनट में अफगानी गोलकीपर की अपनी चूक से भारत को 1-0 की बढ़त मिल गई, लेकिन कुछ ही मिनट बाद अफगानिस्तान ने होसेन जमानी के गोल से मैच में बराबरी कर ली। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज सेंट पीटर्सबर्ग में फिनलैंड का मुकाबला रूस के साथ और बाकू में तुर्की का सामना वेल्स से होगा। कल टूर्नामेंट के 5वें दिन पुर्तगाल ने हंगरी को 3-0 से हराया। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में 40 दिन से कम समय रह गया है। आकाशवाणी की विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे टेबल टेनिस खिलाड़ी अचिंत्य शरद कमल के। तमिलनाडु के चेन्नई में 12 जुलाई 1982 को पैदा हुए शरद कमल ने इस साल मार्च में एशियन ओलंपिक क्वालिफिकेशन मैच में दोहा में पाकिस्तान की रमीज मोहम्मद को हराकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। ये शरद कमल का चौथा ओलंपिक होगा। 2004 में पहली बार वे ओलंपिक खेलों में शामिल हुए थे। पहली बार शरद कमल पुरुषों के सिंगल्स और मिक्स्ड डबल्स दोनों ही मुकाबलों में भाग लेंगे। 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में शरद कमल ने पुरुष टीम और मिक्स्ड डबल्स में 2 ऐतिहासिक कांस्य पदक प्राप्त किए थे। 2018 के ही गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में शरद कमल ने पुरुषों की टीम में स्वर्ण पदक और पुरुष डबल्स में रजत पदक तथा पुरुष सिंगल्स और मिक्स्ड डबल्स में 2 कांस्य पदक जीते थे। 9 बार के सीनियर राष्ट्रीय चैंपियन रहे शरद कमल को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भवतारिणी, स्पोर्ट्स डेस्क। और अब संस्कृति संदेश में प्रस्तुत है गायक हेमंत कुमार और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के जीवन की झलकियां। बंगाल की धरती ने हिंदी फिल्मों को कई अनूठे कलाकार दिए हैं। इनमें से आज हम उन 2 कलाकारों को याद कर रहे हैं जिनके आज जन्मदिन है। इनके नाम हैं हेमंत कुमार और मिथुन चक्रवर्ती। आइए पहले बात करते हैं महान गायक, संगीत निर्देशक और फिल्म निर्माता हेमंत कुमार की। हेमंत कुमार ने 1940 में पहली बार बंगाली फिल्म निमाई संन्यास में गीत गाया था। हिंदी फिल्मों में उनकी शुरुआत कमल दास गुप्ता के संगीत निर्देशन में गाए गीतों से हुई। मुंबई में जब हेमेन गुप्ता ने आनंद मठ के निर्माण की योजना बनाई तो उन्होंने हेमंत को इस फिल्म का नायक और संगीतकार नियुक्त किया। बाद में जाल फिल्म के इस गीत ने उन्हें लोकप्रियता की चोटी तक पहुंचा दिया। हेमंत कुमार केवल मखमली आवाज के धनी गायक ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के संगीतकार भी थे। फिल्म नागिन में उनके संगीतबद्ध किए गीतों ने उन्हें सदा सदा के लिए अमर बना दिया। आइए अब बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती की। तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके फिल्म अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा सदस्य मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को हुआ था। 1976 में अपनी पहली ही फिल्म मृगया में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1980 के दशक में उन्होंने स्वयं को लोकप्रिय अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। 1982 में आई उनकी फिल्म डिस्को डांसर ने लोगों के दिलों पर ऐसा जादू किया जो सदा याद किया जाएगा। दुनिया है दिल वालों की। मिथुन चक्रवर्ती ने बॉलीवुड की 350 से अधिक फिल्मों के अलावा बांग्ला, उड़िया और भोजपुरी फिल्मों में भी अभिनय किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप में नवाचार और स्टार्टअप के बड़े सम्मेलनों में से एक विवा टेक को आज संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक में कहा, आतंकवाद और कट्टरपंथ
दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ट्विटर दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहा। देश में कल एक दिन में कोविड के 62,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.8% हुई। कोविड टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने कहा, कोविशील्ड टीकों के बीच अंतर बढ़ाने का निर्णय वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित। और देश में अब तक 26 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।